कि हम सिर्फ इमरजेंसी में ही पॉलिसीज बन रही हैं और हाँ। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो शेयर नहीं की जा सकती। पे कहीं ना कहीं पे फेलियर तो है ना, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स का फेलियर तो है ना इस हफ्ते। A part of the problem is ourselves, the people. ठीक है। अब मिसाल के मैं आपको एक बात दूँ, मैं बहुत आयरॉनिकली बात अपनी क्लासरूम में भी कहता हूँ। हमने अक्सर एक बात सुनी होगी जो आम फहम में कही जाती है, ये हुक्मरान हम पर आज़ाद हैं। हम पर अज़ाब किस सेंस में? जी हम तो बड़े अच्छे थे और ये अज़ाब जो है ना ऊपर आए हैं, ये तो करप्ट भी हैं, फलां भी हैं। फिर मैं अब बच्चों से बड़ा सिंपल सा और आपसे भी पर्सनल, हम तो वही आवाम हैं जो माशाल्लाह से मिलावट का दूध नहीं बेचती। सही है। नहीं बेचती। मैं आपको क्लियरली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम नहीं बेचते, मिलावट की कोई चीज़ नहीं बेचते। हम वही आवाम हैं जो माशाल्लाह से पूरा 9 गज कपड़ा 2 गज काट के ही देते हैं। ठीक है, रॉन्ग वे हम नहीं चलाते, हम ट्रैफिक के तमाम कानून फॉलो करते हैं, टैक्स एवेजन में हम में से कोई मुलविस नहीं है, कुंडे की बिजली हम नहीं इस्तेमाल करते। ये सारे हमारी आवाम के क्वालिटीज़ हैं। ये मैं शदीद तंज के साथ आपके मैं समझ प्लेटफॉर्म। गया आपकी गुफ्तगू, ठीक है। Part of the problem when you are facing problems in a society, it's very easy to blame government. ये 3 साढ़े 3 साल में ये सब कुछ चेंज हो गया है और अब ये बात तय हो चुकी है कि दुनिया, जैसे पहले हमें मालूम था एक ग्लोबल विलेज है, सब लिंक्ड है, अब तो बाकायदा एक जगह का कॉन्फ्लिक्ट दूसरी जगह पे असरअंदाज हो रहा है। इस चेंज को, इस पैराडाइम शिफ्ट को हमें समझने में देर लगी है। इसके नुकसान उठाएंगे या अभी भी वक्त है कि आप अपने आप को दुनिया के साथ जोड़ लें? हम नुकसानात उठाए हैं, उठाएंगे नहीं, उठाए हैं हमने। देखें, जब आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं ना, जी। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं परस्यू करें, सही है। लेकिन आपके ऊपर कितना कंपल्शन है इस बात का कि आपको आगाही तो हो। मुझे सबसे बड़ा इशू ये होता है दौरान लेक्चर्स, अपने स्टूडेंट से भी शिकवा है मुझे, और आपके प्लेटफॉर्म से आगे बात भी पहुँचाऊँगा कि देखिए, पढ़ने की हद तक ना पढ़ें, आगाही तो रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने जा रहा है। वो ऐसे कि एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो कराची यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और हम साथ में पढ़ते भी थे। वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में होते थे, हम एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में होते थे, लेकिन मिलना जुलना उनसे हमारा होता था। फिर उस वक्त उनकी क्रेडेंशियल्स, उनकी नॉलेज हम बहुत इंस्पायर होते थे। ख़ास तौर पे उनकी बहुत ही बारीक और बहुत ही मानी खेज गुफ्तगू ज़माने में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, आज से मैं ये आपको बता रहा हूँ 10 साल पहले की बातें, तो उससे भी शायद पहले की। तो उस वक्त हम इससे जब मिलते थे, सीखने को बहुत कुछ मिलता था, क्योंकि हम एक ही बैच के थे, लेकिन लगता ये था कि मैं किसी अपने सीनियर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डीप इंसाइट के मालिक इंसान, और जिसको आप कहते हैं एम्बेडेड इन नॉलेज। यानी ये कि मिसाल के तौर पर मैं ये पूछूं अगर उनसे, ये कप ऐसे क्यों रखा हुआ है, तो ये बताएंगे कब इसलिए ऐसे रखा हुआ है कि 2 साल पहले की कोई कहानी होगी इसके पीछे। तो वो एक पैटर्न, जो वो मिसाल मैंने आपको ये दी है कि हर बात को, जो भी हमारा एक सोशल साइंसेस का डिस्कशंस ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई हैं, मेरे प्रोग्राम्स में भी आए हैं ये, और जब भी आए हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो हमेशा उन्होंने इसका एक पूरा पस मंजर बताते हैं। तो ये जो साहब हैं, ये माहिर आलमी उमूर हैं और इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरार हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और बाय द वे मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि ये CSS भी इन्होंने पास आउट किया था, लेकिन फिर उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, उनके अपने रीजन से, उसके हवाले से। लेकिन बहरहाल ही इज़ अ वेरी great personality in terms of expressing his knowledge and sharing his knowledge. अच्छा, नॉलेज को एक्सप्रेस तो बहुत से लोग करते हैं, शेयरिंग नॉलेज बहुत कम लोग करते हैं, और ये एक मसला है हमारे यहाँ। मतलब लोग समझते हैं कि बस इसी पर मेरी अथॉरिटी है, दिस इज माय यूनिक सेलिंग पॉइंट, व्हाई शुड आई बी टेलिंग टू अदर्स। लेकिन ही हैज ऑलवेज बीन, मतलब मैं जब भी इनसे 15-20 मिनट की गुफ्तगू या 1 घंटे की गुफ्तगू कॉल पे करता हूँ, तो आप कहने दीजिए, कोई मुबालगा नहीं है, आपको गुफ्तगू सुन के अंदाजा हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने 1 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर अटेंड किया है किसी प्रोफेसर का। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताबिश सरफराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी तज़मीन। और इतना ज़्यादा तारुफ में आपने कह दिया है, तो वैसे तो तारीफ़ सारी अल्लाह ताला के लिए, और आपकी मोहब्बत है कि आप इतनी सारी तारीफ़ें हमारे नाम। नहीं, आपकी तारीफ जस्ती भी है, क्योंकि बहुत से जो लोग इनके हल्का अहबाब में, इनके दोस्त यार हैं, जानते हैं, और वो इनकी प्रेजेंस से मुस्तफ़ीद होते हैं। मेरी इनसे तो आज 4 साल बाद मुलाकात हो रही है इन पर्सन, लेकिन हमारी कॉल्स पे और जैसे मेरे प्रोग्राम्स में ये आए हैं जूम पे और मुख्तलिफ ज़रिए से। तो बहरहाल ताबिश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और कोई जाहिर बात है, ये पॉडकास्ट जो है आपके हवाले से भी है, और ज़्यादा जो खास तौर पे जिस वक्त इंटरनेशनल रिलेशन के मामला दुनिया भर के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहला और आखिरी सवाल पर्सनल लेवल का सवाल है, ये मौजूद इंटरनेशनल रिलेशंस आपने क्यों चुना? आप MBA भी कर सकते थे, आप जो है इंजीनियरिंग की साइड पे भी जा सकते थे, आपको गालिबन O लेवल्स में आपको ये बैकग्राउंड था, जी जी। आप IR की तरफ क्यों आए? अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक
रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह हर पाकिस्तानी लड़का मिडिल क्लास में पैदा होता है तो उसके पास ऑप्शन जो है उमूमी तौर पे इंजीनियरिंग ही होता है, और उसके बाद अगर वो ना कामयाब हो तो बिज़नेस BBA MBA साइड इस तरफ चल जाता है। वालिद साहब मेरे खुद भी इंजीनियर थे, अच्छा तो माशा मैंने भी एक अच्छा खासा अर्सा इसी ट्रैक को पकड़ा। लेकिन आई वॉज ऑलवेज सिंस माई बर्थ, बचपन से जो है मेरी सोशल क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, ओके और इसका क्रेडिट मैं अपनी वालदा मोहतरमा को देता सही। हूँ, जो कि खुद जामिया कराची से जो है जर्नलिज्म से अच्छा फारिग माशाल्लाह तहसील हैं। माशाल्लाह तो बचपन से किताब के साथ दोस्ती उन्होंने करवाई, तो पढ़ने का शौक़ शुरू से था, फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पढ़े, और मैं सोशली हमेशा से क्यूरियस था, सही सोशल फिनोमेना पे। फिर जिस तरह जवान होते गए तो हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान में इंटरनेट का रुझान आया, 9/11 हुआ, आई वाज 9 years old when 9/11 happened and that really altered a lot of things in पाकिस्तान ना। तो फिर मैंने सोचा कि एक इवेंट जो अमेरिका में हुआ है, 3 कुछ हज़ार लोग वहाँ मरे, तो ये बराबर पड़ोस मुल्क में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट क्यों क्यों आया आ रहा है, क्यों आया रेपरकशन क्यों आ रहा है, व्हाट, क्या दहशतगर्दी क्या चीज़ है ये। फिर उससे हम पीछे थोड़ा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ख़ुद मुताला करने का शौक़ था, तो कुछ चीज़ें पता चली, कम्युनिज़म भी कोई चीज़ थी, कोल्ड वॉर क्या था। तो जब जामिया में दाखिला लेने का वक्त आया तो फ़ैसला यही था कि हम स्ट्रीम इंजीनियरिंग की फ़ॉलो करें, या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजन लेके जिसमें हम ऑलरेडी क्यूरियस हैं उस तरफ जाएं। तो मेरी वालदा और मेरी बड़ी बहन दोनों, क्योंकि जामिया कराची से ही हमारी पूरी फैमिली पढ़ी हुई है, मुझसे बड़ी बहन कराची इंग्लिश में। यूनिवर्सिटी से आदेश किया है आपकी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हम अपनी फैमिली का, और ये गरीब पर वो यूनिवर्सिटी तो है बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे मामू सबसे पहले थे हमारी फैमिली में जो जामिया कराची मतलब पॉलिटिकल साइंस इसके किया। बाद से कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि हम ना रहे किसी गरीब, वो भी दिस इज हमारे लिए इज्जत की बात है। कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे हर स्ट्रैटा से लोग हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मिडिल क्लास सोसाइटी से भी हैं, गरीब स्टूडेंट्स भी हैं, एंड इनफैक्ट लेट मी से एस्टैब्लिश आपकी कतई कलामी कर रहा हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैं कहूँगा मामू मेरे सबसे पहले थे, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट किया, मेरी खाला एक साइकोलॉजी से हैं, एक इस्लामिक लर्निंग से हैं, वालदा मोहतरमा खुद जर्नलिज्म से हैं, एक सिस्टर जो हैं वो इंग्लिश से हैं, दूसरी सिस्टर जो है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से हैं, मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशन से हूँ। और मुझे याद पड़ता है आप कराची यूनिवर्सिटी में जब आप होते थे, आप पूरा यूनिवर्सिटी का छप्पा मारते थे, आप जी एक्सप्लोर करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने मतलब पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ को ना प्रॉपर स्टडीज के साथ अटेंशन दी है। तो जब वो फैसला आया तो मेरी सिस्टर ने कहा कि यू शुड डू समथिंग दैट यू आर गुड एट। ओके, तो आई टुक हर एडवाइस, आई गॉट इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देन आई नेवर लुक बैक। और बहुत कम लोग ये बात इतने वसूख से कह सकते हैं, बट आई फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट एंड आई मेड श्योर कि आई एक्सेल इन इट एंड आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड बट यू लर्न। और मुझे इस सब्जेक्ट के अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कहीं और एक्सेल कर पाता। नहीं तो इस दौरान लॉयर बनने का नहीं था आपका? लॉयर भी आप बन सकते थे जो मैं बिल्कुल बन सकता था। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मेरी मैटरनल साइड की जो प्रोफेशन है वो जुडिशरी से ताल्लुक, मेरे मामू खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, मेरे नाना पार्टीशन से पहले जो है वो महाराजा जयपुर के जो लीगल एडवाइजर थे। तो क्या नाम था उनका? नाना सैयद सिराजुन नबी। अच्छा, सिराजुन नबी साहब, सही सही। तो था लॉ का ऑप्शन, बट मैं लॉ के अंदर शायद चला जाता लेकिन लिमिट हो जाता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और सोचता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ सकते थे आप? पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ इंटरनेशनल लॉ, मैंने 3 सेमेस्टर बैरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, ठीक है। CSS के अंदर भी मेरा ऑप्शन में से एक इंटरनेशनल लॉ था, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी लिमिटेड, वेरी फोकस्ड, एंड आई ऑलवेज से कि व्हाई बी लोकल व्हेन यू कैन बी ग्लोबल। So IR has a platform that has, if you're good at it, इसके repercussions global हैं, regional हैं, and law में आप अच्छा कर सकते हैं। मैं lawyers को कोई बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने aptitude law के अंदर नहीं समझता। aptitude आपका इंटरेस्ट की बात। जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। माशाल्लाह ये आपने अपना IR का बताया। जी जी। पूरे पाकिस्तान के आवाम की कोशिश ये होती है, खासतौर पर स्टूडेंट्स की, किसी तरह CSS पास कर लिया जाए, 17 ग्रेड के अफसर लग जाएं, गाड़ी आ जाए, और हम जो हैं, नहीं मतलब उसमें बहुत से लोग सर्विस भी करना चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन एक ये होता है आपने अच्छे नंबरों से पास भी किया, आपने टेस्ट भी क्लियर किया, आई थिंक इंटरव्यू भी आपने क्लियर किया। जी बिल्कुल। आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? अच्छा, अब इसके बिना देखें सोशली अगर आप देखें ना, नहीं मैं डिप्लोमेटिक होकर जवाब देना चाहे तो नहीं कोई डिप्लोमेसी की बात नहीं। देखें सोशल फिनोमेना के तहत अगर देखा जाए ना, तो हमारी फैमिली की जो अपब्रिंगिंग है और जो आउटलुक और लाइफ है ना, वो सोशल स्टैंडर्ड्स के साथ कंफॉर्म नहीं करता। आप अगर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो उसमें एक टैगलाइन लिखी हुई है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सोनिफाइड। मैं सोशल साइंसेज में गया, जब लड़कों को लिखा जाता है कि सोशल साइंस उनके लिए एक बहुत अच्छी करियर ट्रेजेक्ट्री नहीं है। अच्छा, CSS मैंने अपनी विलिंगनेस से दिया था, और जिस तरह अकेडमीज वगैरह खुली हैं, मेरे पास ये कोई, मुझे पता ही नहीं था, लिटरली मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने खुद ही तैयारी किया, ना गिव इट अप। अब सिलसिला आ जाता है कि इंसान को लाइफ में ना मुश्किल फैसले नहीं,
मुश्किल फैसले ही, सॉरी, सही फैसले नहीं, सोशल कंफर्मिटी के सारे फैसले जो हैं तो इंसान को लेटर ऑन लाइफ में रिग्रेट देते हैं। अब सोशल कुछ इस तरीके से कि मेरी वालदा है, मेरी बहनें हैं, जिस टाइम मैंने CSS क्लियर किया था उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर, ठीक है। तो मैं अपने सिर्फ करियर को डेवलप करने के लिए मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शन आउट नहीं करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी देयर एयर, That's a great sacrifice you made. नॉट अ सेक्रीफाइस, आई वुडंट कॉल इट अ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे आपने कुछ लूज़ किया हो, मैंने कुछ लूज़ नहीं किया, माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। वो लोग जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं CSS में बैठूं, कास्ट करूं, मुझे एनेबल किया, मैं So you're not regretting it. आई नेवर रिग्रेटेड इट। देखें मैं मेरा ज़िंदगी में जो भी वो फैसले ना, सोशल साइंसेज में आना, IR करना, CSS अटेम्प्ट करना, पास करना, छोड़ना, आई डोंट रिग्रेट डिसीजन। ये मेरी पर्सनैलिटी की एक यूनिक बात है। मैं कहता हूँ जो मैंने फैसला लिया है ना, आई विल ट्राई टू प्रूव इट राइट, ठीक है। आई ट्राई टू मोल्ड इट आउट टू इन माई फेवर, सो नो रिग्रेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज समथिंग दैट आई अचीव। अल्लाह ताला ने वो कामयाबी भी दी, माँ की दुआएं हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है। बेशक। तो आप मतलब जिक्र खैर आपकी वालदा का हम करते भी रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, माशाल्लाह। और ये इस सब में एक और भी चीज़ हुई है, आखिरी पर्सनल सवाल, आपकी शादी भी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो ये जो एक नया एक तरह से जिंदगी का फेज है, इसके अंदर भी शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल चीज़ें है, हैं। बिल्कुल है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, आउटलुक है, वो मेरी प्योर अरेंज मैरिज थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल मेरी वालदा की पसंद थी, मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी। सही। और द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली स्पोक टू माई वाइफ वाज आफ्टर मैंने कहा। माशाल्लाह। मैंने उस टाइम में बिल्कुल, ये मैं कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, आई एग्री, एग्री। ये एक रियलिटी है कि मैं समझता हूँ कि जो एक सोशल एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना जी। कि हमें जी फाइंड आउट करना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है, कंपैटिबिलिटी देखनी है, दैट्स आई थिंक कंपैटिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर फोर्स्ड टू स्टे टुगेदर, या you develop that over. ट्रू। So I'm alhamdulillah, very recently मेरी शादी हुई, it's not been a year yet, but I'm alhamdulillah very happy and things are going good. माशाल्लाह, On that माशाल्लाह। regard as May you well. rise with glory of excellence, ताबिश। ये आप देखें नाज़रीन, हमने इसी वजह से मेरी कोशिश ये भी होती है जो भी हमारे गेस्ट आए उनका एक स्ट्रगल आपको पता चले। स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ हम सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो जिस पोजीशन पे ये हैं, जी बेरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही की पोजीशन पे हैं, लेक्चरर हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रहे हैं बेरी यूनिवर्सिटी के, और बहुत से स्टूडेंट्स को जानते हैं। हमारे स्टूडियो में एक साहब जो हैं बिहाइंड द सीन्स, वो उनको जानते हैं। तो ये इनका एक खिदमत है सोसाइटी के अंदर। तो आबिश, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं जिस मौजू के लिए मैंने आपको मदऊ किया है। अच्छा, पिछले 3-3.5 साल पहले जब आप न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान के स्क्रॉल करते होंगे या सोशल मीडिया भी देखते होंगे पाकिस्तान का, आपको बैनुल अक़वामी मामलात सिर्फ वो ड्राइंग रूम की हद तक या डॉन न्यूज़पेपर के वो इंटरनेशनल पेज के अंदर ही वो आपको खबरें सब नजर आती थी, जी। ठीक है ना। मतलब फ्रंट पेज पे या पहली सुर्खी या शायद सुर्खी जिसको आप कहते हैं, मेजर हेडलाइन नहीं होती थी। ये 3-3.5 साल में ये सब कुछ चेंज हो गया है, और अब ये बात तय हो चुकी है कि दुनिया, जैसे पहले हमें मालूम था एक ग्लोबल विलेज है, सब लिंक्ड है, अब तो बाकायदा एक जगह का कॉन्फ्लिक्ट दूसरी जगह पे असरअंदाज हो रहा है। इस चेंज को, इस पैराडाइम शिफ्ट को हमें समझने में देर लगी है। इसके नुकसान उठाएंगे या अभी भी वक्त है कि आप अपने आप को दुनिया के साथ जोड़ लें? हम नुकसान उठाए हैं, उठाएंगे नहीं, उठाए हैं हमने। देखें, जब आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं ना, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं परस्यू करें, लेकिन आपके ऊपर कितना कंपल्शन है इस बात का कि आपको आगाही तो हो। मुझे सबसे बड़ा इशू ये होता है दौरान लेक्चर्स, अपने स्टूडेंट से भी शिकवा है मुझे, और आपके प्लेटफॉर्म से आगे बात भी पहुँचाऊँगा कि देखिए, पढ़ने की हद तक ना पढ़ें, आगाही तो रखें। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं, आप अगर मिसाल के तौर पर फोटोग्राफर हैं, ठीक है, आप किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ तक कहें कि आप बिल्कुल ए पॉलिटिकल पर्सन, सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट केयर, बट द वर्ल्ड केयर्स अबाउट यू, ठीक है। मैंने जैसे बात है बताया, 9/11 हुआ, आई वॉज 9 years old, और मुझे इनफैक्ट याद है कि आई वॉज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, माई फादर वॉज सिटिंग राइट बिसाइड मी, एंड ही सेड, बेटा अब दुनिया वैसी नहीं रही, एंड ही वाज राइट। तो आप कितने भी डिसकनेक्टेड होने की कोशिश करें, तो जो दुनिया में होता है वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। अब मिसाल के तौर पे एक रिक्शा वाले को ले लें, उसके कोई फहम नहीं है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का, ठीक है, क्योंकि उसकी साइकिल में रोजी अड्डा है, ठीक है, वो सुबह निकलता है, रोजी करता है, वापस आ जाता है, and he should not be blamed for this, and he should not be blamed for this, very truly। लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, उस बेचारे की लाइफ पे असर हो रहा है, तो अब वो लाशरूरी तौर पे कहीं से पूछेगा ये पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़े, जंग, ठीक है, फिर उसका जिक्र निकलेगा जी वो ईरान में जंग हो रही है, कहेगा ईरान में जंग क्यों हो रही है, फिर हम उसे बताना शुरू करेंगे तो एक पूरी अनरेवल हो जाती है स्टोरी। तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड से कनेक्ट रहना आई थिंक एज अ ह्यूमन नीड है। आप इसकी बात नहीं लें कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप देखें कि आपने
पैगामात भेजे जी। उस वक्त के लीडर्स को, खतूत लिख के, बिल्कुल। क्या ज़रूरत थी भाई? हम्म, आप तो अरब में थे, मदीना में आपने रियासत कायम कर ली थी, फ़तह मक्का भी हो गया था, आपको क्या ज़रूरत थी? लेकिन आप उस वक्त भी समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखें आप, कि उन्होंने कहा कि नहीं, वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, Wow. देयर आर पीपल लिविंग बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स एज And he respected the beliefs even, इवन देन, their values even. Yeah. और तमाम खतूत आप देखें तो बड़े रिस्पेक्टफुल टोन में, Tone में, yeah. कहीं पे भी ये वो प्रोक्लेमेशन नहीं है कि वी हैव जस्ट कॉन्कर्ड मक्का, एंड द रिस्पेक्टफुल टोन, द अंडरस्टैंडिंग दैट आप The art आइसोलेशन of में रहते, negotiations. ये The art exactly. of negotiations. Yeah. कि आप नहीं समझ, आप आइसोलेशन में ही रहते। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इस चीज़ को रियलाइज़ करता है, एटलीस्ट सोसाइटल लेवल पे तो नहीं, लेकिन पॉलिसी मेकर्स एंड स्टेट लेवल पे इस चीज़ की बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग है कि वी हैव टू प्ले अ रोल। And I would like to connect from this point that within a year there is a rising trend of introducing English news channels in Pakistan. Yes. For the reason because the government and the state thinks that the message should be delivered across the border True. for the international audience so that they can understand the perspective of Pakistan. This is also a change. हाँ, वो कितना कामयाब होता है पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी के हवाले से, हमारे सामने कुछ ऐसी मिसालें हैं माजी की कि इंग्लिश चैनल्स आए, लॉन्च हुए, बड़े उसके साथ आए थे, बड़े बातों के साथ, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाए। लेकिन अब की सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ये आपने बहुत अच्छी हवाला दिया, लेकिन इसमें ताबिश एक और बात भी है। अच्छा, बहुत से लोग ताबिश ये बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है, जो हम ईरान और अमेरिका के हवाले से देख रहे हैं। माजी में आपके सामने दोहा की मिसाल है, अफगान तालिबान और अमेरिका के माबैन वहाँ पे फैसिलिटेशन की गई। फिर इनफैक्ट ईरान की जो यूएस के साथ कोई एम्बेसडर्स नहीं है, उनके एम्बेसीज नहीं है उनकी, तो पाकिस्तान अपनी एम्बेसीज के जरिए से इरानियन की कम्युनिकेशन करता रहा है माजी के अंदर भी। फिर ईरान सऊदी अरेबिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी कुछ बहुत हद तक किरदार अदा भी किया, चाइना ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया। फिर आपको याद होगा 1970s में जी बिल्कुल, चाइना और यूएस के लिए पाकिस्तान ने ही एक फैसिलिटेशन की थी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने में। जी हाँ। ये तो एक हमारी हिस्ट्री है, लेकिन इसके इस बार और माजी में क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पे? बुनियादी तौर पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का फ़र्क है। देखें, जब आपने चाइना का जिक्र किया ना, दैट वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, सही, एंड यू हैड टू चूज अ साइड। सही, वो सिनेरियो अब नहीं है। अब आपके पास एक कोल्ड वॉर का सिनेरियो नहीं है। द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर पोलैरिटी के अंदर नहीं है। बहुत सारे आईआर के स्कॉलर्स हैं जो इस बात को डिबेट करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर आफ्टर द पोलैरिटी एंड्स। देखें, हम बायपोलर वर्ल्ड कोल्ड वॉर के अंदर आए, फिर हम यूनिपोलैरिटी में आए, फिर हम मल्टीपोलैरिटी में गए, अब हम कहाँ जाएंगे? अब आपके पास ड्रास्टिकली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है, विच मीन्स कि आपके डिप्लोमेटिक ओवरचर्स जो हैं वो ओवरचर्स हमारे ऑडियंस को समझाएगा थोड़ा सा, यानी जो आप मैनूवरिंग कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, जो भी आप सालिसी का किरदार, जो इंटरनेशनल रिलेशंस लैंग्वेज है ओवरचर्स है ऑब्वियसली, तो वो पुराने वाले से कंपेयर इसलिए हो सकती है क्योंकि वो कैटेगरी सेम है, सही, ठीक है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस और चाइना की जब अपने रिप्रोचमा कराई थी तो उस वक्त हम उनका एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करवा रहे थे, रिकग्निशन करवा रहे थे, वॉर की सिचुएशन नहीं थी। नाउ यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू स्टॉप अ वॉर, स्टेक्स आर इनक्रेडिबली मोर हायर, सिचुएशन इज़ वेरी सेंसिटिव। तो ये रोल पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेड है। द रीज़न बीइंग इट हैज़ शोन थ्रू आउट इट हिस्ट्री दैट इट्स अ वेरी मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री एक्टर, एंड देन इट एंजॉयज ट्रस्ट फ्रॉम बोथ द पार्टीज। और मीडिएटर के लिए दोनों पार्टीज का ट्रस्ट होना लाजिम है कि अगर आप किसी एक भी मीडिएटिंग पार्टी को लगे कि आपका झुकाव दूसरी तरफ है तो वो टेबल पे आपकी बात नहीं मानेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो पाकिस्तान एंजॉयज दैट कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक एट दिस टाइम even as Pakistanis we should be acknowledging this and putting aside our political differences, obviously, ठीक है, across the board, and we should say that this is something that Pakistan can do well, is doing well, and we should congratulate Pakistan on it. We should congratulate Pakistan. Excellent, very excellent, very excellent. अच्छा, लेकिन ताबिश इसमें एक सवाल बहुत से लोग करते भी हैं और कि पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी कहाँ से आती है? Military establishment is behind, or the diplomats are working over it. There's a perception, I may be wrong, but you know certain things, कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये तीन ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी पॉलिसीज़ पर हमारे सिक्योरिटी अपरेटस या सिक्योरिटी एजेंसीज का ही है और डिप्लोमेट्स का दूसरे है। डू यू एग्री विद दिस? इट्स अ कलेक्टिव टीम वर्क। देखें, इसके जवाब एक थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकली जो हम पढ़ते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, दैट ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स are involved in policy making of any country, and that's true.
प्रैक्टिकली पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान एक बहुत सिवियर सिक्योरिटी डिलेमा का शिकार है। हम जब आज़ाद हुए तो हमारी तरफ एक तरफ भारत था जो हमारा पेरिनियल एनिमी सही है, है। डिक्लेयर्ड है, उसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान था जिसने 1947 में भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है। हमारे पास बचे थे सिर्फ 2 ऑप्शन। ऊपर चाइना था, वहाँ रेवोल्यूशन चल रही थी, उस सही टाइम वो आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, वहाँ सिविल वॉर का सिचुएशन थी। और दूसरा था ईरान विच वॉज द फर्स्ट कंट्री सही। विच रिकग्नाइज। सही है। ऐसी सिक्योरिटी डिलेमा के अंदर आप के पास कोई और कंसेशन नहीं थी, आपको सिक्योरिटी फर्स्ट का प्लेटफॉर्म लेके चलना था। ठीक है। ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आपको पहले मुल्क की दिफा करनी है तो आप पहली राय जो है जाहिर सी बात है उन्हीं से लेंगे जो उसके स्टेक होल्डर है, ऑब्वियसली। ठीक है। और रिसेंट भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से भी हमें कशीदगी का सामना है, इंडिया भी हमें थ्रेट करता है। तो दैट आई अंडरस्टैंड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एज एन आईआर। प्रॉब्लम तो हमारे लिए नहीं है, बट वी नीड अ क्लैरिटी ना कि देखिए ऑल who is pulling the strings, ठीक है, basically. हु प्रिंस द स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट टॉपिक इज ऑन द ग्राउंड। अगर आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, ठीक है, वहां पे सिक्योरिटी फर्स्ट आपका कंसर्न है, तो आप ऑब्वियसली उन्हें पुल इन करेंगे। आप यूएस के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एलाय रहे हैं, ठीक है, इस रीजन के अंदर आप वहां पे भी सिक्योरिटी कंसिडरेशन लेकर आते हैं, ठीक है। आप वॉर मीडिएट करा रहे हैं, वॉर किसकी डोमेन है? वॉर आर्मी की डोमेन है, ठीक है। वो आपको बताएगा जी क्या ग्राउंड ऑन रियलिटीज है। बट वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट लीड ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक है। अब वॉर की सिचुएशन है, दे आर कमिंग विद देयर स्पेशलाइजेशन, देन दे आर करियर डिप्लोमेट्स जो 17 ग्रेड पे फॉरेन सर्विस में एम्प्लॉय होते हैं, फॉरेन सर्विसेज एकेडमी जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, डेस्क ऑफिसर्स बनते हैं, फिर फॉरेन पोस्टिंग, उनका एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। दे आर वर्स्ड इन इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज उन्हें याद है, उन्हें हिफ्ज हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर है, पाकिस्तान किन किन का मेंबर है, क्या लूप्स हैं, दे आर ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है जो कि आप इस तरह साइडलाइन नहीं कर सकते। And they have the highest level of endurance, and they know that any discussion, like for instance in about US and Iran, they're discussing, and we expected a breakthrough in the second phase of discussions, which never happened as we speak. But in the next a week or so, there's a possibility of a further discussions. तो उसमें हो सकता है कि discussions में agreement हो भी जाए, हो सकता है कि एक साल और चलता रहे। तो डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ा सा आप क्या कह सकते हैं, exhaustive एक प्रोसीजर, it's slow, it's very it requires immense patience and perseverance, ठीक है। फिर obviously आपके पास गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स, so why are we rushing for an agreement? Because the cost for Pakistan is too much. Cost for the world for this region is too much. The reason that Pakistan is pushing, because देखें हम एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है, और जिस तरह से रिसेंटली प्राइस हाइक हुई है पेट्रोलियम प्राइसेस की, वो हमारे लिए अनटेनेबल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो हमारे भी मतलब हमारे कुछ लाइफ लाइन्स हैं जिसको हमें सेव करना है और हमें इसको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ताबिश, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छा इस फॉरेन सर्विस के हवाले से बताया। इट्स अ कंबाइंड वर्क एंड दैट आल्सो ब्रिंग्स मी टू द अदर डिस्कशन व्हिच इज लिंक्ड विद दिस डिस्कशन, दैट इन अ हाइब्रिड मॉडल the foreign policy works more smoothly. Do you agree with this? देखें, अगर हम हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो मैं इस बात का मानने वाला हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स सोशियोलॉजी, ठीक है। हम सोशियोलॉजिकली कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं थे, ठीक है। इस खित्ते की आप बहुत पुरानी हिस्ट्री भी उठा के देख लेंगे ना, तो यहाँ कभी वोटिंग नहीं हुई। अब मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे, तो आप डेमोक्रेसी के हक में नहीं है? नहीं, मैं डेमोक्रेसी, आप किसे देखें, डेमोक्रेसी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी इज नॉट अ ब्लूप्रिंट, इट्स नॉट अ ग्लोबल ब्लूप्रिंट। बेसिकली सिर्फ वोटिंग का नाम जमहूरियत नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बाबर आपको पता है कौन थे, ठीक है, मुगल एम्पायर कहाँ से आए थे? नहीं, सेंट्रल एशिया से। यहाँ के तो नहीं थे, क्यों एक्सेप्ट किया यहाँ के लोगों ने? इन्वेडर्स को पसंद करते हैं, पावर को हम पसंद करते हैं ना। वी अंडरस्टैंड कि ये बंदा पावरफुल। अच्छा, अंग्रेज आए, वो तो चलो इस खित्ते के भी नहीं थे ना, वो बहुत दूर से आए थे, आए, उन्होंने दिखाया यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, उन्हें वॉर्स में हराया, पिटाई लगाई, पता चल गया ये पावरफुल है, लेकिन रिबेलियन भी तो हुआ, ठीक है। क्या हुआ उसके बाद? 1857 के बाद मुझे बताएं क्या हुआ? रियलाइजेशन हुई कि उनको हराने के लिए उनके ही रूल्स के साथ खेलना पड़ेगा ना, ठीक है, चले गए। फिर क्या हुआ? सही, फिर क्या हुआ? 100 साल तक उनकी और गुलामी करते रहे, 90 साल। मैं बताने की जो बात कर रहा हूँ कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। डेमोक्रेसी नीड्स टाइम, आई अंडरस्टैंड दैट, बट हाउ मच टाइम डज इट एक्चुअली नीड? एंड डेमोक्रेसी एवरीवेयर, देखें, उसे आपको अपनी सोशियोलॉजी के हिसाब से टेपर करना पड़ेगा, टेलर करना पड़ेगा, ठीक है।
अमेरिकन मॉडल यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, वेस्टमिंस्टर मॉडल यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। अगर आपको जमहूरियत चाहिए, इट्स अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यस इट इज, इट्स बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहता है ना। कहता है, आई थिंक वी आर नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम आवर ओरिजिनल टॉपिक, बट दिस इज अ लिंक डिस्कशन। वो ये कहता है, मैं इस पार्लियामेंट के हवाले से कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की मैटर्स को पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। एंड वी हैव सीन एंड दिस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कि पिछले 5-6 सालों में क्रिटिकल मैटर्स पार्लियामेंट में उस तरह से डिस्कस नहीं होते फॉरेन पॉलिसी के। हाँ, आखिर जो मुझे जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, यमन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जब पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था कि हमें जंग ज्वाइन करनी है, तो इस वक्त पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया गया था। लेकिन जैसे रिसेंट आपके सामने एग्जाम्पल है बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, विच आई थिंक पाकिस्तान मेड अ राइट डिसीजन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है कि आपने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया। तो ये पार्लियामेंट की डिस्क्रेडिबिलिटी, अपेरेंट डिस्क्रेडिबिलिटी जो हो रही है, तो ये क्या है फिर? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा तो है ना पार्लियामेंट। बिल्कुल आप बात रखते हैं, समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है एंड पार्लियामेंट इज सॉवरन। ओके, ठीक है, बट आपका ही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द अल्लाह ऑलमाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़े ना आइडियोलॉजिकल, लेकिन वो अवाम के जरिए से होगी ना उसकी, वो अवाम के जरिए। मैं आपको यही बात समझाने वाला। देखें, अवाम का मैंडेट इज रिगार्डिंग 3 थिंग्स। हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सही है। ठीक है, जॉन लॉक का एक वर्जन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, थॉमस हॉब्स का एक वर्जन है। हॉब्स का पहले है, फिर उसके रिप्लाई में जॉन लॉक ने दिया। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और वो बेसिकली 2-4 चीजों के ऊपर बेस करता है। आप हमें कुछ दें, हम इन रिटर्न आपकी एलिजेंस देंगे, और एलिजेंस बेस्ड है कि आप हमें वापसी में क्या चीज प्रोवाइड करें। हॉब्स कहता है कि आपके पास जो इमीडिएट नीड है ना, वो इंसान की इंडिविजुअल सिक्योरिटी, उसकी जान और माल की हिफाजत है। जब वो इस काम से, इस परेशानी से निकलेगा ना, तो अपना वेलफेयर वो खुद देख लेगा। लॉक इसके ऑपोजिट आता है। लॉक कहता है जी फ्रीडम दें पहले लोगों को, लिबर्टी दें और आज़ाद कर दें उन्हें। वेरिएशन का फर्क है। आप कोई सा भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करें, हॉब्स वाला या लॉक वाला, कर तो आप वही बात रहे ना जी। तो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। ठीक है। अब मैंने जैसे पहले आपके बात की कि पाकिस्तान एक शदीद सिक्योरिटी डिलेमा का शिकार है, तो उस मामले में इस अवाम को कितनी दफ़ा आप ऑन बोर्ड लेंगे। यहाँ पे अगर देखें जमहूरी तकाज़ों में, आप एक बात देखें ना कि कंसेंसस बिल्डिंग एक आइडियल फिनोमेना। बात का मतलब शायद ये है क़दर करामी, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती हैं, तो वो बहुत सारी देखें नहीं डिस्कस कर सकते। अगर कंसेंसस बिल्डिंग हमारा फिनोमेना है, तो आप अगर हम यहाँ पे 4 लोग और जमा कर लें आपके स्टूडियो में, और हम सिर्फ एक बेसिक सवाल करें कि खाने में क्या खाना है, तो 20-25 मिनट जो है ना इस डिस्कशन में गुजरेंगे खाने में क्या खाना है। सबके अलग अलग जवाब, सबके अलग। अब आप सोचें कि इससे ज़्यादा कई सेंसिटिव मैटर्स होते हैं जो कि आप पार्लियामेंट लेके जाएंगे, और आपको पता है कि पॉलिटिकल लेंस के अंदर ऑपोजिशन ने आप अपोज ही करना है और ट्रेजरी बेंचेस ने कहना है कि इसे पास करें, तो वो मुद्दा उस वक्त सॉल्व नहीं होगा, वो लटक जाएगा डिबेट। देखिए मेजॉरिटी तो है ना, मेजॉरिटी की बात सुनी जाएगी। अगेन अब मेजॉरिटी अगर पूरी अहमक है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, अब मेरा यहाँ पे कहीं पे भी मतलब नहीं है, आपका रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। मैं बात समझाने की कह रहा हूँ कि आप कलेक्टिव विजडम को चैलेंज कर रहे हैं ना आवाम की। मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि बाय व्हाट अंडरस्टैंडिंग आर वी सेइंग दैट द मासेस आर वाइज एज अ टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, प्रोसेस समझाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ गलत हो रही है, सही हो रही है, मैं प्रोसेस समझाने की। इसे यूं समझाता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप एक कश्ती में सवार हैं, 10 लोग हैं, कश्ती डूब रही है। ठीक है, आप उस वक्त ये लेंगे कि यार क्या हमें सुराख में बंद करना चाहिए, हम कूद जाएं। आप कहेंगे भाई कूदो, जान बचाओ। लेकिन ताबिश जब से आप भी बड़े हुए, मैं भी बड़ा हुआ, हमने बचपन से ये सुना है पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये ऐसा मोड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होता। कब होगा ये? मतलब मैं आपकी बात का मतलब समझ गया कि हम सिर्फ इमरजेंसी में ही पॉलिसीज बन रही हैं और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो शेयर नहीं की जा सकती, फिर कहीं ना कहीं पे फेलियर तो है ना। बिल्कुल, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स का फेलियर तो है ना इस हफ्ते। अच्छा, अब मैं जरा सी आपके प्लेटफॉर्म से एक थोड़ी सी तल्ख बात कहूँ तो आई होप आप भी बर्दाश्त करें। जी जी। अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज आवरसेल्व्स द पीपल। ठीक है, अब मिसाल के मैं आपको एक बात दूँ, मैं बहुत आयरॉनिकली बात अपनी क्लासरूम में भी कहता हूँ। हमने अक्सर एक बात सुननी होगी जो आम फहम में कही जाती है, ये हुक्मरान हम पर अजाब है। अच्छा, हम पर अजाब किस सेंस में? जी हम तो बड़े अच्छे थे और ये अजाब जो है ना ऊपर आए, ये तो करप्ट भी हैं, फलां भी हैं। फिर मैं अब बच्चों से बड़ा सिंपल सा और आपसे भी पता, हम तो वही आवाम हैं जो माशाल्लाह से मिलावट का दूध नहीं बेचती। सही है, नहीं बेचती। मैं आपको क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम नहीं बेचते, मिलावट की कोई चीज़ नहीं बेचते। हम वही आवाम हैं जो माशाल्लाह से पूरा 9 गज कपड़ा 2 गज काट के ही देते हैं। ठीक है, रॉन्ग वे हम नहीं चलाते, हम ट्रैफिक के तमाम कानून फॉलो करते हैं, टैक्स एवेजन में हम में से कोई मुलविस नहीं है, कुंडे की बिजली हम नहीं इस्तेमाल करते,
ये सारे हमारी आवाम के क्वालिटीज़ हैं। ये मैं शदीद तंज के साथ आपके मैं समझ platform- गया आपकी गुफ्तगू, ठीक है। part of the problem when you are facing problems in a society, it's very easy to blame government, और वो जिम्मेदार भी हैं, मैं उन्हें बड़ी जिम्मा नहीं कर रहा, देखिए वो मैंडेट लेकर आए, उनका फ़र्ज़ है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको मैं एक मिसाल दूं, अगर हम अभी कल को अच्छा काम स्टार्ट करें, कितने लोग फॉलो करते हैं? ई चालान आया आपके सामने, मैं और आप कराची के बाशिंदे, सही। उन्होंने कहा जी नहीं वो बनाने आप नंबर प्लेटें ताकि रीडेबल हो। लोगों ने उसके ऊपर स्कैंडल बना दिया, ये तो पता है अपने गवर्नमेंट के खाते इन्होंने नई प्रिंटिंग प्रेस कोई लगाई नहीं, लेकिन उसकी वजह ये है ना कि लोगों को एतमाद नहीं है। हाँ, अब ये मुझे पता था आप इसी तरफ लेकर आएंगे कन्वर्सेशन। देखिए, ट्रस्ट इन अ सिस्टम इज जनरेटेड टू वेज। वंस यू रिबेल फ्रॉम अ सिस्टम, आप सिस्टम के बाहर चले गए, आप सिस्टम के आर्ट पार्ट ही नहीं है, तो आप सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एंड्रॉयड यूजर हूँ, सही। आप मिसाल के तौर पे एप्पल यूजर हैं। मैं एप्पल ने जिंदगी में मैंने आईफोन इस्तेमाल नहीं किया, मैं कहूँ जी आईफोन में बहुत मसले हैं, आईफोन बहुत ख़राब है, बहुत महंगा है, उसके फीचर्स नहीं चलते। आप कहेंगे आपने कभी इस्तेमाल किया है? आप कहते हैं जुडिशल निज़ाम बहुत ख़राब है, मैं मानता हूँ फ्लॉज हैं, लेकिन मुझे दुनिया में कोई परफेक्ट एग्जाम्पल दे दें, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं, फ्लॉज हर जगह है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी को उन सोसाइटी से जो सो कॉल्ड डेवलप्ड हैं, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, व्हाट्सएवर, हम एक चीज़ बड़ी इंक्रीमेंटल ना भूल जाते हैं, वहाँ पे बहुत पते की है, वहाँ के लोग अपने सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने पे लगते हैं। ठीक है। हमारे लोग कहते हैं यार ये मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया चले जाता हूँ और मैं वहाँ के कानून ज़्यादा अच्छे फॉलो करूंगा। सही, ये तो होता है, ये ठीक है? ये बाहर जाके अब follow आप करते मुझे, हैं। आप खुद दुबई भी रहे मेरे ख्याल से, जी। आप दुबई रहे, मैं भी सऊदी अरब में पला बड़ा, वहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते आप सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाना। ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक सार्जेंट रोकता है, आप उसे गालियाँ क्यों देते? उसमें एक राय ये भी है था विश्वा, हम की और चले जाएंगे कि जो हमारे जो अशराफिया है वो खुद कौन से लॉस को फॉलो कर रही है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि अशराफिया कितनी परसेंट है और अवाम कितनी परसेंट है। अशराफिया तो इन्फ्लुएंशियल है ना, आवाम के पास क्या है? आपने कुछ देर पहले बात की थी कलेक्टिव विजडम की। कलेक्टिव विजडम इन सेंस के वो जो आवाम पार्लियामेंट में लोगों को मुंतखब करके भेजते हैं, आप उसे हटा दें। हाँ। मासेस का एक क्वांटिफाइबल एक मास अगर एक चीज प्रैक्टिस में ले आए तो वो प्रैक्टिस सोसाइटल कल्चर बन जाती है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आपकी तज्जिए से लग रहा है आप स्टेटिस्ट हैं, मतलब आप समझते हैं कि मफादात रियासत के हर हाल में उसका तहफ़्फ़ुज़, और हम भी सब चाहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं आपकी बात से तासुर ये मिल रहा है, जो कि आप ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन मैं शायद ये आवाम की जो तासुर जो लेना चाह रहे हैं कि अगर इससे आवाम के इंटरेस्ट भी थोड़े से अगर हिट हो रहे हैं तो मसला नहीं है। तो नहीं, मैं यूँ नहीं कहूँगा, मैं यूँ कहूँगा कि इट इज़ अबाउट टाइम पाकिस्तानीज एज अ पीपल स्टॉप एक्सटर्नलाइजिंग द ब्लेम। ठीक है। एंड स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टॉक ऑफ दमसेल्व्स, जैसे हम उर्दू में कहते हैं अपने गिरेबान में विचार। सही। ठीक है, टैक्स की अगर आप देखेंगे ना, टैक्सेशन की जो स्टेटिस्टिक्स हैं, आपको वाकई में रियलाइज होगा कि कौन सी क्लास जो है ना सैलरीड क्लास है, वो बर्डन उठाई हुई है, और कितने लोग जो हैं जो बड़े बड़े अमीर हैं वो टैक्स क्यों नहीं देते। आप उनसे पूछें, उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। हालांकि इंसेंटिवाइजेशन देखें टैक्स के ऊपर तो अच्छी खासी इंसेंटिवाइजेशन है। एक मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने दूं, सही है। तो हमारा स्टेक हमारी कंट्री के अंदर नहीं है। मतलब ये हम लोग खुले डुले लोग हैं, आपकी ठीक है, बात का मतलब हम बिल्कुल खुले डुले- आजाद परिंदे की तरह खुले है डुले ना। लोग हैं, हम ठीक है। कहते हैं कि जी बस हम अपनी मस्त रोटी मौज में छोटी रहते खाओ, हैं। रोटी छोटी खाओ, लेकिन ये बस। सब का बात हमारी क्योंकि बैनुल-अक़वामी मामलात पे ही होनी थी, जो कि हमने मुश्किल 10 मिनट की, लेकिन हमने इस डिस्कशन का भी नाज़रीन एक रब्त है। अब मैं आपसे एक सवाल, बिल्कुल एक डायरेक्ट सवाल करता हूँ। बोर्ड ऑफ पीस पर, जो कि जैसे मैंने कहा कि मैं इसको कोई गलत फैसला नहीं समझता कि पाकिस्तान अगर फ़लस्तीन के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे कर सकता है कि जो अमेरिका के सामने और दीगर और ममालिक के सामने जाके वो बात करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ का, फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक फ़ाल किरदार अदा करें। इसमें कोई पोलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए इस मामले पे। किसी ने फ़लस्तीन का सौदा नहीं किया, ये भी जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, ना पहले किया गया, ना इमरान खान के दौर पे किया, ना इस दौर में किया गया। ये मेरा कमेंट्री आपके मतलब इस हवाले से। लेकिन अब बोर्ड ऑफ पीस बनता है, पाकिस्तान के अवाम का एक सेंटिमेंट है, क्योंकि हमारा ये जो रीजन पर्सपेक्टिव है, इसका मोटो है कि हम जो है फ़लस्तीन की आवाज़ उठाते रहेंगे। उनका एक पर्सपेक्टिव है, उनको पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ये बात इन जलसों में तो बताई है, लेकिन ये बात पूरी नहीं बताते वो, कि अवाम ये कहते हैं कि फ़लस्तीन वन स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अवाम ये कहते हैं पूरे फ़लस्तीन का हल सिर्फ ये वन स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, मगर
यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, टू स्टेट सॉल्यूशंस, ठीक है, पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है, बिल्कुल। पाकिस्तान भी कहता है कि ठीक है हम टू स्टेट सॉल्यूशंस की बात करते हैं एंड पैलेस्टाइन के राइट्स की भी बात करते हैं। बिल्कुल अवाम के जज्बात में एक मुख्तलिफ उमंग है जो बिल्कुल। कि सियासी लीडर्स उनको बताते हैं जलसों में, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का शिकार हो जाते हैं और वो रियलिटी का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है आपके सामने जो है हकायक है जो रेजोल्यूशंस की बात करती हैं, ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल अवाम के एस्पिरेशंस अलग हैं और फ़लस्तीन पे जुल्म भी हो रहा है, बर्बरियत भी हो रही है, बिल्कुल इस बात और से कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन बनती भी है वन स्टेट सोल्यूशन की, और कहीं ना कहीं हो सकता है लीगल है, दूसरी बात भी हो। अब इन दो चीज़ों को रिकंसाइल कैसे करेंगे? लास्ट क्वेश्चन आपसे, ऐसा रिकंसाइल कैसे करेंगे? आई थिंक इस चीज़ को रिकंसाइल करने में बहुत टाइम लगेगा। और उस टाइम वो टाइम हमारे पास है नहीं, वो लग्जरी हमारे पास है नहीं। सही। मैं बस एक छोटी सी मिसाल से ना आपको सवाल का जवाब दे दूंगा, आपको भी और ऑडियंस को भी। डिप्लोमेसी प्रैग्मेटिक एंडेवर है, पॉलिटिक्स भी एक प्रैग्मेटिक एंडेवर है। मैं आपको एक मिसाल ऐसे वाक़े से दूंगा ना कि जो कि बहैसियत पाकिस्तान में 97-96% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, तो उनके लिए थोड़ा सा इस तसल्ली पर जवाब। हुदैबिया हुई तो वहाँ पे रसूलुल्लाह ने साइन कर ली, अग्री हो गए। तो लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन था, दे वांटेड टू कंटिन्यू विद द जर्नी। लेकिन एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन क्या था कि जो इस वक्त सिचुएशन मौजूद थी उसमें हमारे पास क्या आउटकम था। पैलेस्टाइन के मामले में भी एस्पिरेशन अवाम की यही है कि वन स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है कि एक स्टेट बन चुकी है और आईआर को आप जितना पीछे ट्रेस बैक कर लें, यू कीप गोइंग बैक। क्रिएटिंग अ स्टेट इज डिफिकल्ट, अनडूइंग अ स्टेट इज नियरली इम्पॉसिबल। कोई स्टेट इम्प्लोड हो, अंदर से खुद साख्ता बर्बाद हो, यूगोस्लाविया हुआ, यूएसएसआर हुआ, वो एक अलग फिनोमेना है। आप उसे एक्सटर्नली अंडू नहीं कर सकते। लेकिन वो जो इलीगल सेटलमेंट्स कर रहे हैं उसको भी तो बिल्कुल इलीगल है। देखें अब आप सवाल की ना ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई तज़मीन। अब आ गए हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इंटरनेशनल लॉ एनफोर्स कौन कराएगा? इदारे, बैनुल अक़वामी इदारे कराएंगे। ठीक है, क्या वो इस काबिल हैं? उनको तो तड़ियां देता है इसराइल, देता है ना, तो इसका मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब आप कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसी स्टेट आगे बैठे जो कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एटलीस्ट इट इज देयर कि पैलेस्टाइन की एक वॉइस तो है वहाँ पे। सही। जो ये एंश्योर, और एक देखें फैक्ट बात ये है कि इस्लामिक दुनिया की एक न्यूक्लियर पावर है, और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने बहुत मुफीद आवाज उठाई। ठीक है, बिल्कुल उठाई। तो हम वहाँ पे कम से कम इजराइल की मैकिनेशंस के ऊपर नजर रखने के लिए तो हैं। पहले तो हम ये भी नहीं थे, पहले तो हमारी सिर्फ एक इमोशनल कंडेमनेशन होती थी, एक टिकर आता था, वी कंडेम द इजरायली एट्रोसिटीज इन पैलेस्टाइन व्हाटसोएवर इट इज। नाउ वी आर देयर, वी कैन कीप एन आई एंड इजराइल नोज दैट वी आर मिलिटरीली कैपेबल। जॉर्डन का आपको वाकया याद हो, जब हम जॉर्डन के फ्लैग के अंदर हमने अरब इसराइल वॉर के अंदर वी शॉट डाउन देयर प्लेन्स। दिस इज हिस्ट्री, दिस इज रिटन। सो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और रिसेंट जितनी डिप्लोमेटिक हम विक्ट्रीज लेते हुए आ रहे हैं, मिलिट्री विक्ट्रीज पिछले साल से बुनियान मरसूस में लेते हुए आ रहे हैं, इजराइल को पता है कि नाउ इट कैन नॉट कंटिन्यू। जैसा आपने कहा कि इदारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बात इसराइल सुनता नहीं है, तो फिर उसमें जो मुजाहिमत है, रेजिस्टेंस है, जो हिजबुल्लाह है, हमास है, और भी जो हैं तंजीमें जो हैं, उनकी फिर इंटरनेशनल लॉ में जस्टिफिकेशन बनती है ना? नहीं बनती। देखें मैं आपको एक बड़े सिंपल से समझा दूं, प्रॉक्सी अगर आप किसी की हैं ना तो फिर बड़ा मसला है। अगर आप खुद साख्ता तौर पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेना, ठीक है, बट एज सून एज यू स्टार्ट टेकिंग एड फ्रॉम सम अदर पीपल, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। But Iran denies this, ना? Iran says Sure. denies this. ये तो देखिए इस किस्म की डिनाइंस तो बहुत दफा हो चुकी है ना, ऐसे तो डिनाइंस हमने भी बहुत की, इंडिया ने भी बहुत की हैं। नहीं तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? फिर अगर फर्ज करें मुज़ाकरात में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, फ़लस्तीन की 70,000 लोग शहीद हो गए हैं, और फिर एक जो मुज़ाहिमत की या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो तंजीमें हैं वो भी लिमिटेड कर दी गई हैं। उनको भी वो के बहुत इसराइल को महंगा सौदा पड़ा है, ये 2.5 साल लगे उनको, अभी तक वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं, और हमास अभी भी एक्सेस करती है, हिज़बुल्लाह लबनान में है, ये सारी चीज़ें मौजूद तो हैं। मगर अब सवाल ये है कि जब मुज़ाकरात के ज़रिए से मसला हल नहीं हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, कंडेमनेशन नहीं आ रही है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर है नेतन्याहू के खिलाफ, उसको अरेस्ट कोई नहीं कर सकता, फिर क्या किया जाए? फिर हाथ पे हाथ रख के बैठा जाए? नहीं, आई थिंक जो बैक ऑफ द चैनल जो चीज़ें चल रही हैं ना थोड़ी बहुत, वो एक मिलिट्री अलायंस बनेगी। मेरी प्रेडिक्शन कह लें, मेरा एनालिसिस कह लें, मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी ईयर आफ्टर दैट, बट सूनर इन द कमिंग फ्यूचर, एंड दैट इज गोइंग टू बी सर्विंग एज द force that's going to force Israel to desettle and be the guarantor of peace. और ये बहुत पुराना प्लान है,
एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का, वो तो आइदर यूएन नहीं, मीडिएटेड वो तो उसमें बोर्ड ऑफ पीस में ये प्रपोजल तो है है ना ना, कि ठीक है। एक फोर्स बनाई जाएगी, लेकिन उसमें उसमें ऑब्जेक्शन लोग ये उठा रहे हैं कि वो जो पूरा मैंडेट होगा उसके अंदर उसमें ये होगा कि वेटिंग की जाएगी पैलेस्टीनियंस की, कि वो कौन से जो लोग हैं रेडिकल्स हैं ये सब, ये उनको कम किया जाएगा, डिसआर्मामेंट की जाएगी। जी जी। तो वो उसके अंदर भी खुद एक प्रॉब्लम है। ताबिश तो फिर इसका कोई मसले का हल नहीं, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ अगर डिप्लोमेसी से मसले का हल निकल रहा है तो निकले। मैं खुद ऑन अ पर्सनल नोट मैं भी मतलब कोई मतलब असला उठाए तो गालिबन कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल हम ये पहले डिप्लोमेसी को मौका देंगे ना। लेकिन सामने इसराइल मौजूद है बिल्कुल। जो किसी कानून को नहीं मानता है और किसी इस चीज़ को नहीं मानता है, और फिर वो धज्जियां उड़ा देता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की। वो एंटोनी गुटेरेस को, यूएन सेक्रेटरी जनरल को जो है वो थ्रेटन करते हैं। बिल्कुल। तो फिर तो सारी थ्योरीज तो अभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की हैं वो तो कहीं ना बिल्कुल आई एग्री विद यू। देखें वो। बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप हो गए, बस सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। तो कोई आप क्योंकि माहिर हैं कोई नई थ्योरी लाए ना, ये मैं चाह रहा हूँ ना। अच्छा, इसमें मजे की बात है, आपने नई थ्योरी की बात की। मेरा सारा जो स्पेशलाइजेशन है पॉलिटिकल थ्योरी रहा है ना, अप अंटिल लीडिंग टू मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो सही है, उसी के अंदर कंटिन्यू है। Okay. थ्योराइजेशन एक बड़ा मसला है, आप बना तो सकते हैं लेकिन फिर हवा में पहाड़ की तरह है ना, उसकी कोई फुटिंग नहीं है। मैं एक बात आपकी इशारा एक तरफ लेता हुआ जाऊं, माजी की इसराइली जारियत में और आज में फ़र्क है। आज के सोशल मीडिया ने इसराइल को बहुत बुरी तरीके से बेनकाब, एक्सीलेंट, दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। सही। उस बेनकाब होने की वजह से जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है ना, वो जागी है। अब आप देखें इसको, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ? मैं कंपेयर कर रहा हूँ न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजीज के लिए हुए थे। तो अमेरिकन जो प्रोसिक्यूटर था वो बाद में चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट भी हुए थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के, फिर नहीं बने, मेरा नाम जहन से निकल गया बहरहाल। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई वाई डू वी नीड टू, वी हैव ऑलरेडी वॉन द वॉर, हमने हरा दिया जर्मनी को, अब हमें ये कोर्ट रूम का तमाशा करने की ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा कि हमें मॉरल सुपीरियॉरिटी भी दिखानी कि नाजिज्म इज ईवल एंड वी आर सुपीरियर। वो फिनोमेना 21st सेंचुरी में आज के इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सोशल मीडिया, अल जजीरा और दीगर आउटलेट्स ने कर दिया कि नाउ यू हैव अ टोरेंशियल अमाउंट ऑफ एविडेंस टू शेक द ग्लोबल कॉन्शियसनेस। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये तो हुआ है कि यूके ने पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। फ्रांस में बातें चल रही हैं, फ्रांस ने भी कर दिया, फ्रांस ने भी कर दिया, सिवाय अमेरिका के सब ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इटली में चल रही है, कनाडा एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। एक देखें, अब ये बहुत बड़ा एक चेंज है, जहां पहले इजराइल, लेकिन ताबिश ये पॉसिबल नहीं था ना 7 अक्टूबर से पहले। हाँ, ये नहीं था ना पॉसिबल। देखें वो है ना, ये समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो जालिम है ना, उसका जुल्म उसकी सबसे बड़ी उसके लिए मौत बनता है। मैं आपको उससे बड़ी क्या मिसाल दूं कि मैदान करबला में अगर यजीद इमाम हुसैन को शहीद ना करते तो आज हमारे पास इमाम हुसैन की कौन सी बड़ी मिसाल थी? वो थे अजीम एक इंसान, लेकिन उसके जुल्म ने उसी की तख्त को गिराया। इजराइल की एट्रोसिटीज एक्सपोज हुई हैं, अब ग्लोबल कॉन्शियसनेस हिल गई है। आप सोशल मीडिया बहुत अच्छा फॉलो करते हैं और आई एम श्योर व्यूअर्स भी करते हैं। ट्विटर जाके देखें आप, ट्विटर पे वो अकाउंट जो 23-22 के अंदर, 21 के अंदर there used to be very pro Israel. I have completely done a 180. कैंडेस ओवेंस को देख लें आप, यूएस राइट विंग पॉलिटिशियन थी, वो कितनी प्रो इजराइल थी और अब कितनी एंटी इजराइल हुई। कितने स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, कितने स्टूडेंट्स अमेरिका में कई हफ्ते प्रोटेस्ट चल रहे हैं कैंपसेस के अंदर, प्रोफेसर्स इंक्लूडेड हैं। सही है। और आपको पता है अमेरिकन एकेडेमिया इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय ज्यूज। नॉर्मल फिंकलस्टाइन को देख लें आप, वो तो सबसे बड़ा स्टॉन्च क्रिटिक है इजराइल का, ठीक है। पीपल लाइक मेहदी हसन को आप देखें, वो ज़ोटेयो के ऊपर वो कितना वो चल रहा है, तो वो अपनी जॉब से भी बेदखल कर दिया। तो एक देखें, बिफोर एनी कॉन्क्रीट एक्शन टेक, उसके पीछे उसकी मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। वो एटलीस्ट वर्ल्ड के पास जो प्रो पैलेस्टीन हो गई है। द नेक्स्ट स्टेप इज कि वो मॉरल, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। अब वो मॉरल कंडेमनेशन एक्शन में किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है, दैट रिमेंस। सो यू सी, आखिरी सवाल, एनी रोल पाकिस्तान प्लेइंग इन दिस रिगार्ड? आई डू। एंड जैसे ईरान अमेरिका के माबैन है, अब इसराइल से भी हमारा हो गया है ना, मतलब एक तरह से इसराइल हमें अब दुश्मन तो अब समझने लगा है, क्योंकि हमने उनके इंटरेस्ट को तो बहुत ज्यादा किया है। जी हाँ। तो फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान को कितना अदा कर सकता है? क्योंकि हम ये सुनते थे 10 साल पहले तो हमें लगता था क्या लोग बात करते हैं, लेकिन तो सब सामने नजर आ रहा है कि अब इसराइल आज एनिमी ईरान के बाद टकराया पाकिस्तान को कसर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। लास्ट कमेंट्स। मैं लास्ट कमेंट में से कहूंगा कि जितना मैं पाकिस्तान की स्टेट लेवल के ऊपर जो एटीट्यूड को समझाऊं ना, we cannot predict it. It's going to be a very unpredictable kind of an action that we take. So it's very difficult, and this is precisely why threat level जो इसराइल के अंदर ना पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा है।
कि ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सी कॉम है। ये क्या एक्शन ले, हम प्लान ए के लिए करें, बी के लिए कर लें, ये सी एंड डी ए एन एफ लेकर आ जाएगी। मतलब घुमा देंगे हम। हाँ, तो मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब जो ये दे सकता हूँ ना कि यस, पाकिस्तान विल टेक अ पार्ट, बट एग्जैक्टली व्हाट इट विल डू, I think we should not spill the beans. Definitely. Obviously, these are matters of national interest. बहुत शुक्रिया आपका ताबिश सरफराज थैंक यू साहब। सो मच फॉर हैविंग। नाज़रीन, जैसे मैंने आपके सामने कहा था कि जब ये गुफ्तगू करेंगे अंदाजा हो जाएगा आपको कि हाउ मच वेल एम्बेडेड ही इज इन दिस नॉलेज। हाँ, मैंने इनके सामने क्रिटिकल क्वेश्चन भी किया। आई होप आपने इसका कोई बुरा नहीं मनाया नहीं, होगा, बट बिल्कुल दैट्स अ पार्ट ऑफ पॉडकास्ट। हम चाहते हैं, हमें दोस्ती यारी इनसे अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, भाई अपने, लेकिन हम चाहते हैं आपके सामने मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को लेकर, इनकी बातों से आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आइए, लिखिए, इत्तेफाक कीजिए, इख्तलाफ कीजिए, शाइस्तगी के साथ कीजिए, ताकि जब ये पढ़ेंगे तो मजीद इनकी भी एक थॉट प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होगा, फिर उसमें वो और सोचेंगे। और फिर मैं इनको जहमत दूंगा, ये 40 मिनट की 45 मिनट गुफ्तगू काफ़ी नहीं है इस जैसे शख्सियत के लिए जो इतनी माशाल्लाह। अभी तो हमें बहुत कुछ डिस्कस करना था, हमने पॉलिटिक्स भी डिस्कस की, लिंक्ड विद फॉरेन रिलेशंस, पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से क्या क्या अदा कर सकता है, मौजूदा जो ईरान और अमरीका के माबैन कर रहा है। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू हिम ऑलवेज। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। खुश रहे ताबिश। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। वंस अगेन। नाज़रीन, तस्मीर जावेद को क्रिएशन पर्सपेक्टिव से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।